पैसा जब अपनों के बीच आता है तो सबसे पहले रिश्ते जलकर खाक होते हैं। आकांक्षा इस बात को नहीं समझ पाई थी और जब समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीता वक्त अब हाथ नहीं आ सकता था। आकांक्षा के पिता किशोरी प्रसाद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के पहले इलाहाबाद में ही एक छोटा सा मकान बनवाया था, साथ ही अपने बड़े बेटे की नौकरी भी लगवा दी थी। लेकिन बाकी दोनों बेटे और एक बेटी बेरोजगार ही रह गए। आकांक्षा उनकी तीसरी संतान थी और बीए कर चुकी थी। आकांक्षा की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वे एकदम साधारण सी गृहिणी थी। किशोरी प्रसाद बड़े बेटे की शादी के बाद सीधा बेटी आकांक्षा की शादी के बारे में सोचने लगे, जबकि आकांक्षा से बड़ा एक भाई अभी तक अविवाहित था, परंतु वह बेरोजगार था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला था उससे बेटी की शादी करके निश्चित हो जाना चाहते थे। आकांक्षा के पिता सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद पर नहीं थे, लेकिन चालाक किस्म के इंसान थे। आकांक्षा के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी वाले लड़के रोहित को पसंद किया था। वह सिविल इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसके पिता नहीं थे, घर में बस उसकी माँ थी और उसकी चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। इससे अच्छा लड़का आकांक्षा के लिए कहाँ मिलता। डॉक्टर इंजीनियर लड़कों की दहेज की मांग बड़ी लंबी होती है, लेकिन किशोरी प्रसाद ने अपने दामाद और उसके रिश्तेदारों को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई कि आकांक्षा की शादी बिना दान दहेज के हो गई। आकांक्षा जब ब्याह कर ससुराल आई तो पति का बड़ा मकान देखकर दंग रह गई। पता चला ससुर जी ने बनवाया था, वे भी राज्य सरकार में किसी अच्छे पद पर थे। शादी के बाद आकांक्षा जब दूसरी तीसरी बार ससुराल आई तो पता चला कि उसके पति की आय के कई स्रोत थे। हर तीसरे चौथे दिन रोहित नोटों की मोटी गड्डियाँ लेकर घर आता था। उसकी सास भी उसकी माँ की तरह बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम सीधी थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सासू जी का झुकाव अपनी बेटियों की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। कोई ना कोई बेटी सदा घर में बनी रहती, जैसे सभी ननदों ने आपस में तय कर रखा था कि बारी बारी से वे मायके आती रहेंगी। यहाँ तक तो सब ठीक था। आकांक्षा को ननदों के अपने मायके आने पर ऐतराज़ नहीं था, परंतु उसने महसूस किया कि जब भी कोई ननद आती है तो पैसों की डिमांड लेकर आती और जाते समय 10-20 हज़ार रुपये लेकर ही जाती। सासू जी बेटियों को पैसा देते समय यह ना सोचती कि बेटियों की मांग जायज़ है या नाजायज़। उसकी ननदों के बहाने भी वही गढ़े गढ़ाए से होते। वो कह रहे थे कि इस बार एक कमरा बनवा ले, 50,000 रुपये जोड़ कर रखे हैं। माँ, आप कुछ मदद कर दो तो कमरा बन जाएगा। बेटे का एडमिशन दूर स्कूल में करवाना है, कई लाख लगेंगे। माँ, आप कुछ मदद कर देना। बहुत दिनों से घर में एसी लगवाने की सोच रही थी। माँ, आप कहो तो लगवा लूँ। माँ, एक नई कार आई है, 8 लाख रुपये की है। दामाद जी का बड़ा मन है लेने का। वैसे तो बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, परंतु 2 लाख रुपये अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। सभी का आशा यही होता था कि माँ जी पैसे दे तो ननदों के काम हो जाए, और माँ भी इतनी उदार कि उनके मुंह से बस यही निकलता, ठीक है, कर दूंगी। यह वे ऐसे कहीं जैसे कि उनके पास पैसों का कोई गड़ा हुआ खजाना हो। सच भी था, रोहित सारा पैसा लेकर माँ के ही हाथ में देता था। आकांक्षा का तो जैसे वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं था, या वह इस घर की सदस्य ही नहीं थी। आकांक्षा को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी पति की कमाई पर इस तरह ऐश करे, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे रोके। यह सिलसिला अपने आप रुकने वाला नहीं था। पति से कहने में डरती थी, कहीं वे बुरा न मान जाए। वह कस में जी रही थी। शादी को अभी अधिक दिन भी नहीं हुए थे कि घर में अपना पूरा अधिकार जताए। घर के माहौल को समझने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले पति को अपने काबू में करना होगा।
वह अपने पिता की तरह चालाक तो थी, परंतु खूबसूरती में थोड़ा कम थी, इसलिए अपने पति से दबती थी। अक्सर वह सोचा करती, पति ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी, जबकि वे अच्छे पद पर थे और उससे ज़्यादा गोरे व खूबसूरत भी। परंतु अब वह उसकी पत्नी थी और इस घर की बहू। रोहित का स्वभाव बहुत अच्छा था, किसी चीज़ में मीन मेख निकालने की उसकी आदत नहीं थी। फिर भी पति से आकांक्षा ने कोई बात नहीं की। अगली बार जब वह मायके गई तो अपने मम्मी से घर की एक एक बात विस्तार से बताई और अपनी संशयों का समाधान पूछा। उसकी मम्मी चिंतित होकर बोली, बेटी, हमने इसलिए नहीं तुम्हारे लिए इतना अच्छा कमाऊ पति ढूंढा था कि तुम उसकी संपत्ति को दूसरों के ऊपर लूटते हुए देखोगी। वह तुम्हारा घर है, वहाँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। दामाद जी अच्छे पद पर है, अच्छा कमाते हैं, परंतु वे बहुत भोले हैं। उनके इसी भोलेपन का फ़ायदा उनकी बहनें उठा रही है। वे अपनी माँ को पटाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पति की सारी कमाई तुम्हारी ननदों के घर चली जाएगी और एक दिन तुम कंगाल हो जाओगी। तो मैं क्या करूं? आकांक्षा ने अनजान बनकर पूछा। अरे, तुम एक स्त्री हो, अपने स्त्री हट का प्रयोग करो, पति को काबू में करो और जो भी वे कमा कर लाए उसको अपने हाथों में रखो। सास के हाथ में गया तो समझो बरसात का पानी है, कहीं भी बहकर चला जाएगा। उन्हें कैसे काबू में करूं? हाय राम, तू जवान है, शादीशुदा है, पति के साथ रह चुकी है, अब अभी भी बताना पड़ेगा कि तुझे पति को कैसे काबू में करना है। अरे, 2-4 दिन उससे दूर रह, जब भी वह पास आने की कोशिश करे मुंह बनाकर उससे दूर चली जाओ। रात में भी उसे पास मत आने दो। बस जब वह उतावला हो जाए तो जो चाहे करवा लो। आकांक्षा हौले से शर्माते हुए मुस्कुराई और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इस बार जब वह ससुराल गई तो बहुत कुछ सीख कर गई थी। उसके तेवर बदले हुए से वह पति से बात तो करती, परंतु उसके मुख से हंसी गायब हो गई थी। स्वर में रूखापन आ गया था। काम की व्यस्तता के चलते पति रोहित ने महसूस नहीं किया, परंतु जब रात में उसने उसे अपनी आगोश में लेना चाहा तो वह छिटक कर परे हो गई। रोहित को आश्चर्य हुआ। वह एक पल आकांक्षा को देखता रहा, जो बिस्तर के किनारे मुंह दूसरी तरफ करके लेटी थी। उसे घुमाने का प्रयास किया, परंतु आकांक्षा जैसे बिस्तर के किनारे चिपक गई। बदन हिलोरे मार रहे थे, जैसे वह किसी बात को लेकर बहुत उत्तेजित हो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ, उसने उसे अपनी तरफ खींचा। आकांक्षा नाटक तो कर रही थी, परंतु मन में एक डर भी बैठ गया था कि कहीं रोहित नाराज ना हो जाए, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसने कहा, मैं आपकी कौन हूँ? रोहित का मुंह एक बार फिर से खुल गया। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में तुम्हारी पहेलियां नहीं आ रही है। जरा खुलकर बताओ, तुम्हें क्या हुआ और तुम क्या चाहती हो? आकांक्षा ने उसके सीने पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ ना, तो फिर इस घर में मुझे पत्नी के सारे अधिकार चाहिए। मतलब तुम्हें कौन से अधिकार चाहिए? उसकी हैरानगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पत्नी के नाते तुम पर, तुम्हारे घर पर और तुम्हारी सभी चीज़ों पर मुझे अधिकार चाहिए। कोई तीसरा हमारे बीच ना रहे। उसने कटुता और मधुरता के मिश्रित भाव से कहा। रोहित समझ गया, तुम्हारा मतलब माँ से है। हाँ, माँ विधवा है, वे इस उम्र में कहाँ जाएंगी? नहीं, आप नहीं समझे। मैं माँ को घर से निकालने के लिए नहीं कह रही, परंतु उनको बुढ़ापे में आराम करने दीजिए। घर की जिम्मेदारी मुझे संभालने दीजिए। वैसे भी आप बहुत भोले हैं, आपको पता नहीं जो कुछ आप कमा कर लाते हैं वह कहाँ जाता है। कहाँ जाता है? रोहित ने चौंक कर पूछा। आपकी बहनें किसी न किसी बहाने लूट कर ले जाती है। तो क्या हुआ? उनको ज़रूरत होती है तो ले जाती है। ना जाने आपको अक्ल कब आएगी। उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी और आप हमेशा इसी तरह लूटते रहेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कल हमारे बच्चे नहीं होंगे? उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं होगा? क्या आप उनके लिए कुछ जोड़ कर नहीं रखेंगे?
हमारे खर्च हमेशा इतने ही नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे। जमाने को देखते हुए नया घर, बंगला और कार, क्या यह सब नहीं चाहिए? रोहित सोच में पड़ गया। फिर बोला, परंतु माँ के रहते घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना ठीक नहीं रहेगा। उनके मन पर क्या गुजरेगी? पिताजी के मरने पर किस तरह उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए कष्ट उठाए, कहाँ कहाँ से पैसे का प्रबंध किया, मैं ही जानता हूँ। मैं उन्हें बुढ़ापे के सुख से वंचित नहीं कर सकता। रुपया पैसा उन्हीं के हाथ में रहेगा, बाकी घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभाल लो। रोहित के निर्णय से आकांक्षा का दिल टूट गया। वह क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया था? उसका मन जो चाहा वो नहीं हुआ तो उसके मन में और ज़्यादा कटुता भर गई। उसने रोहित के साथ रात रो बिताई, परंतु बेमन से। उनके दाम्पत्य जीवन के लिए यह शुभ लक्षण नहीं था। आकांक्षा ने फ़ोन पर अपनी मम्मी से सलाह ली तो उन्होंने बताया, वहाँ रहकर तू कुछ नहीं कर पाएगी। किसी तरह पति को मनाकर उसका ट्रांसफ़र इलाहाबाद करवा ले। इलाहाबाद आकांक्षा को मायका था। क्या वे मान जाएंगे? तू अगर मनवाएगी तो क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, कोशिश करती हूँ। इस बार आकांक्षा ने रूठने और मनाने की प्रक्रिया नहीं दोहराई। उसने दूसरा ही शस्त्र अपनाया। उसने अपने स्वभाव और व्यवहार को आवश्यकता से अधिक मृदु बना लिया। पति को इतना लाड प्यार करती कि आश्चर्यचकित रह जाता कि आकांक्षा के हृदय में प्रेम का इतना लंबा चौड़ा सागर अचानक कहाँ से उफाने मारने लगा। वह मन ही मन सोचता और इंतजार करता कि आगे क्या होगा। वह प्यार के मजे लूट रहा था। एक रात प्यार के सम्मोहन में डूबे रोहित से आकांक्षा ने कहा, क्या आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता? ट्रांसफ़र क्यों? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मैं चाहती हूँ जब तक हमारे कोई बच्चा ना हो तब तक के लिए अपना तबादला इलाहाबाद करवा लो। मैं अपने मम्मी पापा और भाइयों के करीब रह लूँगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम जब तब इलाहाबाद जाती ही रहती हो। क्या यह कम है? जब तक जाना और किसी के पास रहने में फ़र्क है। आप क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आखिर जीवन भर हमें साथ ही रहना है। एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है। परंतु माँ कहाँ रहेगी? माँ के लिए आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी कोई ना कोई बहन हमेशा यहाँ रहती है। वे अकेली थोड़ी रहेंगी। तब भी ननदें आती जाती रहेंगी। आप उनके खर्च के लिए पैसे देते रहिएगा। फिर लखनऊ इलाहाबाद में दूर ही कितना है। चाहे तो हर संडे को आप माँ से आकर मिल सकते हैं। रोहित के मन को बात जंच गई। वह कुछ दिन पत्नी के साथ एकांत में बिताना चाहता था। इस घर में कोई ना कोई रिश्तेदार बना ही रहता था। गांव से दूरी बहुत कम थी। सगे रिश्तेदारों के अलावा दूर के रिश्तेदार भी आते रहते थे। गांव से किसी का भी काम लखनऊ में पड़ता, रात को रुकना होता तो वह धमकता हुआ रोहित के घर आ जाता। गांव के रिश्ते ऐसे होते हैं कि किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। रोहित मान गया। अगले दिन ही उसने अपने तबादले के लिए लिख कर दे दिया। वह जिस विभाग में था वहाँ तबादले आसानी से नहीं होते थे। उसने हेड ऑफिस जाकर संबंधित क्लर्कों और इंजीनियरों की मुट्ठी गर्म की, तब जाकर उसका ट्रांसफ़र हुआ। जिस दिन तबादले का ऑर्डर उसे मिला, आकांक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं था। परंतु रोहित की माँ दुखी हो गई। बोली, बेटा, बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था। रोहित ने बात बनाते हुए कहा, माँ, नौकरी का मामला है, जाना ही पड़ेगा। परंतु आप चिंतित ना हो, मैं हर इतवार को आता रहूँगा और फिर दीदी लोग बारी बारी से आती ही रहती है। आप अकेली नहीं रहोगी। मैं भी उनको बोल दूँगा कि आपका ख्याल रखे। रोहित ने इलाहाबाद में ज्वाइन कर लिया। 2-4 दिन गेस्ट हाउस में रहा। कुछ दिन ससुराल में डेरा डाला। 1 महीने के ही अंदर सिविल लाइंस एरिया में उसे सरकारी मकान मिल गया और वह आकांक्षा के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। नए घर को सजाने संवारने की आकांक्षा की माँ का बहुत योगदान था। नया फर्नीचर, नए पर्दे आदि सब कुछ खरीद कर लाया गया।
बाहरी कामों के लिए आकांक्षा के दोनों बेरोजगार भाइयों ने बहुत भाग दौड़ की। रोहित केवल पैसे खर्च कर रहा था। सारा काम उसके सालों और सास ने संभाल लिया। घर सज गया तो आकांक्षा को लगा अब वह इस घर की रानी थी। यहाँ उसके जीवन में दखल देने वाला कोई नहीं था। वह चाहे जो कर सकती थी, जैसे चाहे रह सकती थी अपने पति के साथ, अपनी खुशियों के साथ। उसकी खुशियों को पंख लग गए। इलाहाबाद में रोहित के जीवन में कुछ दिन शांति रही। जब नया प्रोजेक्ट मिला तो फिर से घर में पैसों की आमद शुरू हुई। पहली बार जब नोटों की मोटी गड्डी लाकर रोहित ने आकांक्षा के हाथों पर रखी तो उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। दिमाग में सनसनी सी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। बोलना चाहकर भी वह कुछ बोल ना पाई। रोहित ने शांत भाव से कहा, अलमारी में रख दो। आकांक्षा की समझ में नहीं आ रहा था वह उन पैसों का क्या करे। पहली बार इतने पैसे उसके हाथ में आए थे। अंत में अपने को संजत कर उसने पैसे अलमारी में लॉकर में रख दिए। उसका मन कर रहा था गिन कर देखे। सभी 5-5 सौ रुपये के नोट थे। 58,000 रुपये से कम क्या होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। रोहित से भी ना पूछ सकी। वह सामान्य था। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। रोहित सो गया तो वह चुपके से उठी, अलमारी खोलकर रुपये गिने। कई बार गिने, कुल 70,000 थे। वह चकित रह गई। इतने सारे रुपये। रात में कई बार उठकर उसने रुपये गिने। उसे लग रहा था जैसे किसी साम्राज्य की वह महारानी बन गई थी। उसे दुनिया बहुत छोटी लगने लगी थी। रुपये नियमित रूप से आ रहे थे। अलमारी का लॉकर भर गया तो सूटकेस में रखने लगी। कभी कभी सोचती इतने रुपयों का वह क्या करेगी। घर में इतना रुपया रखना भी खतरे से खाली नहीं था। कहीं चोरी डकैती पड़ जाए, इस शंका के साथ साथ मन में एक अनमना भय कुंडली मारकर बैठ गया। एक दिन पति से पूछा, इतना सारा रुपया घर में पड़ा है, क्या होगा इसका? रोहित ने लापरवाही से कह दिया, तुम अपने गहने कपड़ों के ऊपर खर्च करो। ज़्यादा होगा तो कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। दूसरे ही दिन आकांक्षा अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे कुछ गहने खरीदने हैं, मेरे साथ ज्वेलर्स के यहाँ चलोगी? क्यों नहीं बेटी, उसकी मम्मी फौरन तैयार हो गई। फिर दोनों बाजार गई और अपने लिए कई हजार रुपयों के गहने खरीदे। इसके बाद भी उसके पर्स में कई हजार रुपये बचे रह गए थे। उसकी मम्मी ने धीरे से पूछा, दामाद जी खूब कमा रहे हैं? हाँ, आकांक्षा ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो बेटी, हमारा भी ख्याल रखना। तुझे तो पता है तेरे पापा का सारा पैसा तेरी शादी में लग गया। अब हाथ खाली है। 2 बेटे बेरोजगार है। घर खर्च मुश्किल से चलता है। पेंशन से क्या होता है? तुझे घर के हालत पता ही है। बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तू समझदार है। पैसे को जमा करके रखोगी तो शैतान खाएगा। कुछ पुण्य के काम में खर्च करोगी तो बरकत होगी। आकांक्षा ध्यान से मम्मी की बात सुन रही थी। वे ठीक ही कह रही थी। पापा की कमाई में क्या बरकत हो सकती है? उसे अभी इतना जीवन का अनुभव नहीं था, परंतु मम्मी कह रही थी तो सच ही कह रही होगी। उसने पूछा, मम्मी, आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। मम्मी छोटे बच्चों की तरह इठला गई। तेरा मन है तो एक अंगूठी दिलवा दे, बाद में कुछ और लूँगी। ठीक है। आकांक्षा ने मम्मी के लिए तुरंत एक अंगूठी खरीद दी। फिर तो यह जैसे एक कर्म बन गया। दूसरे तीसरे महीने आकांक्षा कोई न कोई गहने गढ़वा लेती। साथ ही माँ के लिए भी छोटा मोटा गहना बनवाती। अपने पापा के लिए भी एक चैन और अंगूठी बनवा दी थी। भाइयों को बहन की इस उदारता का पता चला तो वे भी आकांक्षा के आगे पीछे डोलने लगे। छोटी छोटी मांगों से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर उनकी मांग मोटरसाइकिल पर जाकर रुकी। पैसा अतः था, इसीलिए आकांक्षा और रोहित ने उनकी मांगें पूरी कर दी। कुछ दिन बीते। पैसा जमा होते होते लाखों पहुंच गया। आकांक्षा के पास भी इतने कपड़े गहने हो गए कि उनके प्रति उसका मुँह समाप्त हो गया था।
जीवन में विलासिता के अन्य वस्तुएं भी थी। यूँ तो रोहित को ऑफिस की तरफ से जीप मिली हुई थी, परंतु घर में अपनी गाड़ी हो तो उसकी अनुभूति ही अलग होती है। आज बाजार में इतनी अच्छी लग्जरी गाड़ियां आ गई थी कि चाहे तो रोज एक गाड़ी खरीद ले। आकांक्षा का बड़ा मन था गाड़ी खरीदने का। उसके मन की बात रोहित से कही तो वह बोला, गाड़ी तो कई लाख की आएगी, इनकम कहाँ से दिखाएंगे, इतना पैसा तो घर में ही रखा है। आकांक्षा ने मासूमियत से कहा, मूर्ख, यह कोई वेतन का पैसा नहीं है। गाड़ी खरीदते ही इनकम टैक्स वाले सूंघते हुए घर पहुंच जाएंगे। मैं कल ऑफिस में पता करता हूं कि गाड़ी खरीदने का क्या तरीका है, ताकि बाद में कोई झंझट पैदा ना हो। दूसरे दिन उसने अपने XE अधियासी अभियंता से पूछा, सर, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, कैसे करूं? पैसा है आपके पास? हाँ है। उसे वाइट कर लिया। कैसे करूं? अभी तक नहीं समझ में आया। तो क्या सारा पैसा ऐसे ही घर में रखा है? हाँ, रोहित ने मूर्ख की तरह सिर हिलाकर कहा। उसने यह नहीं बताया कि उसका अधिकांश पैसा तो उसकी बहनों, सालों और सास ससुर ने हड़प कर लिया था। मूर्ख मरेगा एक दिन। आजकल एंटी करप्शन और विजिलेंस बहुत सक्रिय है। किसी ने शिकायत कर दी तो? खैर, मैं एक CA का फ़ोन नंबर देता हूँ, उससे बात करके उसके ऑफिस चले जाओ। ध्यान रहे, फ़ोन पर कोई बात ना करना, उसके ऑफिस में जाकर ही बात करना। अगले दिन ही वह CA के दफ्तर में पहुंचा। अपनी समस्या बताई तो CA मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। उसने अपनी फीस बताई। रोहित ने हाँ की और घर चला आया। एक हफ्ते के अंदर ही आकांक्षा के नाम से कागजों पर एक बुटीक खुल गया। यह बुटीक पिछले 3 सालों से चल रहा था। पहले 2 सालों की इनकम मात्र इतनी थी कि उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता था। तीसरे साल इनकम काफ़ी बढ़ गई थी, जिस पर लगभग 1 लाख रुपये इनकम टैक्स देना था। आकांक्षा ने फर्जी बिलों पर दस्तखत बना दिए। CA ने बताया कि महीने के अंदर आकांक्षा का पैन कार्ड भी बन जाएगा। एडवांस टैक्स के बजाय एक मुश्त टैक्स भर देंगे। रिटर्न भरने की तारीख अभी कई महीने बाद की थी। पिछले 2 सालों के रिटर्न CA ने कुछ जुर्माना भरकर दाखिल करवा दिए। इस तरह रोहित के कई लाख रुपए वाइट हो गए। अब उसने कार खरीद ली। 1 साल बाद आकांक्षा एक बच्ची की माँ बनी। एक 3 सितारा होटल में जन्म मनाया गया। आकांक्षा और रोहित के जीवन में खुशियों के फूल खिल गए थे। दुख की कहीं कोई छाया नहीं थी। बेटी की देखभाल के बहाने आजकल रोज ही आकांक्षा की मम्मी उसके घर आने लगी थी। वह नवजात को तेल लगाती, नहलाती धुलाती और आकांक्षा को उसके पालन पोषण के तरीके बताती। इसी बीच आकांक्षा के छोटे भाई की कहीं सरकारी नौकरी की बात चली। 3 लाख रुपयों की मांग थी। उसकी मम्मी ने आकांक्षा से चिरौरी की, बेटी, तेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। मुझे तो लगता है बेरोजगार ही रह जाएगा। उसे कोई प्राइवेट धंधा करवाना पड़ेगा, छोटा ही कहीं लग जाए तो। आगे उन्होंने बात को आकांक्षा के समझने के लिए छोड़ दिया। आकांक्षा अब नासमझ नहीं थी। रुपयों का खेल वह अच्छी तरह समझ गई थी। रुपया जिसके पाले में होता है, उससे हारने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। CA रोहित के रुपये वाइट कर ही रहा था। इसके अलावा भी काफ़ी रुपया ब्लैक का घर में रखा हुआ था। उसने कहा, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी। बेटी, तू कहेगी तो दामाद जी ना थोड़ी ही कहेंगे, फिर भी उनसे पूछना ज़रूरी है। 3 लाख रुपयों की बात है। आजकल रोहित उसे बचत की हिदायत देने लगा था। लखनऊ में एक मकान और एक फ्लैट खरीदने की बात चल रही थी, तो उसने फॉर्म में भर दिए और बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था। अलॉट होते ही पूरा पैसा भरना पड़ेगा। मकान और प्लॉट आकांक्षा के ही नाम थे। रोहित की 2 नंबर की कमाई भी उसके बुटीक के नाम पर सफ़ेद हो रही थी। फिर भी रुपये पैसे के लेन देन में पति की सहमति आवश्यक थी। 1000-2000 की बात हो तो कोई आंख मूंदकर भी दे। रात को सोते समय उसने रोहित से बात की तो सुनकर रोहित गंभीर हो गया। फिर बोला,
आकांक्षा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पैसा रिश्ते बनाता है तो बिगाड़ता भी है। जब तक हम देते हैं हम बहुत प्रिय होते हैं, परंतु जिस दिन अपना दिया हुआ मांग बैठते हैं उसी दिन उनके सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। रिश्तों की सारी मधुरता विष बन जाती है। वे मेरे माँ बाप हैं, उनकी ज़रूरत पर काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? आकांक्षा ने मान करते हुए कहा, ठीक है, समाज में रहते हुए हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं, परंतु पैसे का लेन देन रिश्तों की निकटता और मधुरता को समाप्त कर देता है। हमारे पास पैसा है, परंतु इसका अर्थ नहीं कि लोग हमें गरीब की भैंस समझकर दूहने लगे। तुम पहले भी इन सब को बहुत कुछ दे चुकी हो। मैं मना नहीं करता, दे दो, तुम्हारे भाई की नौकरी का सवाल है, परंतु जिस दिन भी तुम उनसे एक पैसा मांग बैठोगी उसी दिन बेटी होते हुए भी तुम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाओगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। रोहित हंस पड़ा। गांठ बांध लो, एक दिन ऐसा ही होगा। अच्छा, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो 3 लाख रुपए दे देना, तुम्हारे पास ही तो रखे हैं। उसने टालने जैसे भाव से कहकर करवट बदल ली। 3 लाख रुपए देकर आकांक्षा के छोटे भाई की नौकरी लग गई, परंतु बड़ा वाला भाई घर में बेकार बैठा था। माँ बाप की चिंता का सबसे बड़ा कारण वही था। उसकी उम्र भी निकल गई थी। अब या तो वह कोई प्राइवेट जॉब करता या अपना कोई व्यवसाय। कुछ दिनों बाद पता चल गया कि वह क्या करना चाहता था। एक दिन आकांक्षा की मम्मी सुबह सुबह आ गई। अब तक आकांक्षा की बच्ची लगभग 1 साल की हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही उसका पहला जन्मदिन आने वाला था। आकांक्षा की मम्मी उस दिन मोनी को खूब प्यार दुलार कर रही थी। फिर जब रोहित ऑफिस चला गया तो आकांक्षा से बोली, बेटी, एक बहुत ज़रूरी काम है। कहने में संकोच हो रहा है, परंतु कहे बिना भी काम नहीं चलने वाला। दामाद जी बने रहे, उनकी नौकरी बनी रही, तेरे घर में ऐसी ही धन वर्षा होती रहे, तू सदा खुशियों में झूलती रहे, मोनी के मुंह में सदा चांदी का चम्मच रहे। मम्मी, आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़ी बातें कर रही हो, लगता है बहुत तगड़ी डिमांड है। उसकी मम्मी झेप गई और सिर झुकाते हुए बोली, बेटी, अपनी औलाद के लिए माँ बाप को ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आकांक्षा ने उत्सुकता से पूछा, अब ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी? अब क्या बताऊं, परेश बेकार बैठा है, 30 साल का हो गया है, शादी करनी है, परंतु एक बेकार बेरोजगार लड़के के हाथ में कौन बाप अपनी बेटी का हाथ देगा? तो क्या उसकी शादी करने जा रही हो? आकांक्षा ने बीच में बात काट कर पूछा। नहीं रे, मैं तो उसके काज के बारे में कह रही थी। कुछ करेगा नहीं तो शादी कहाँ से होगी? अपने घर के पास मोहल्ले में ही एक दुकान खाली है, सोचते हैं कि उसके लिए किराने की दुकान खुलवा दे। तो खुलवा दो, आकांक्षा ने खुशी मन से कहा। खुलवा तो दे, परंतु इतना पैसा हमारे पास कहाँ है? तुम कुछ मदद कर दो। मदद कितनी? आकांक्षा की आवाज़ जैसे थम गई। यही कोई 10 लाख रुपये, उसकी मम्मी ने भी दबे स्वर में कहा। 10 लाख रुपये? आकांक्षा के मुंह से निकला। उसे रोहित की पिछली नसीहत याद आ गई। मन में भय व्याप्त हो गया। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 3 लाख पर रोहित कितना नाराज हुआ था, अब 10 लाख रुपये क्या खुशी मन से देगा? मन को कड़ा करके उसने कहा, मम्मी, यह बात आप स्वयं उनसे कहिए। बेटी, तुम एक बार कहकर तो देखो। मम्मी ने मनुहार जैसी की। नहीं मम्मी, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लखनऊ में एक मकान बुक किया है, कैश डाउन पेमेंट पर। अलॉटमेंट होते ही पूरा पैसा एक मुश्त भरना पड़ेगा। इसके अलावा 2 प्लॉट लिए हैं, हर महीने उनकी मोटी किस्त जाती है। मैं पहले ही उनके नज़रों में बहुत बुरी बन चुकी हूँ, अब और बुरी नहीं बनूंगी। आकांक्षा ने साफ साफ कह दिया। तो उसकी मम्मी बोली, बेटी, तू बदल गई है। माना कि तेरे पास पैसा है, परंतु वे दिन भूल गई जब हम तेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाते थे। मम्मी की आवाज़ में नाराज़गी और गुस्सा था।
मम्मी, आप तो बुरा मान गई, परंतु आप नहीं जानती कि वे कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती जब हम इस बेरहमी से लुटाने लगते हैं? बेटी, यह कोई लूट नहीं है, ज़रूरत है इसलिए मांग रही हूँ। तू खुद गर्ज हो गई है। कोई बात नहीं, मैं अब दामाद जी से ही मांगूंगी। तेरे सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। माँ मुंह फुलाकर चली गई। आकांक्षा को आज समझ में आ रहा था कि पैसों का लेन देन रिश्तों में खटास भर देता है। अब ऐसा ही कुछ आकांक्षा और उसके मायके के बीच होने वाला था। किसी अनहोनी की आशंका से वह डर गई। काश उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। आकांक्षा ने रोहित को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही आकांक्षा के मम्मी पापा उसके घर पर आ धमके। रोहित ने हैरानी से आकांक्षा को देखा और इशारों इशारों में पूछा, क्या बात है? आकांक्षा जानती थी, फिर भी इनकार में सिर हिला दिया, जैसे कुछ नहीं जानती थी। चाय पीते हुए आकांक्षा के डैडी ने बहुत मधुर आवाज़ में रोहित से कहा, बेटा, तुम्हारे समय से हमारा समय भी जुड़ा हुआ है, वरना बहुत कष्ट में जी रहे होते। आकांक्षा का रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ गया तो हमारा समय सुधर गया। रोहित समझ गया पैसे की मांग होगी, तभी जुबान में मिश्री घूल रही है। डिमांड भी छोटी मोटी नहीं होगी, वरना ससुर जी नहीं आते। सासू जी आकांक्षा से ही मांग लेती। बताइए पापा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? पहेलियाँ बुझाने का समय उसके पास नहीं था। तैयार होकर ऑफिस भी जाना था उसे। बेटा, अपने छोटे साले को तो तुमने सही जगह पर लगवा दिया। बीच वाला बेकार है। सरकारी नौकरी के लिए अब उसकी उम्र नहीं रही। सोचता हूँ कोई छोटा मोटा धंधा करवा दूँ। किशोरी प्रसाद की जवान से अभी तक तीसरी टपक रही थी। अच्छा है, रोहित ने कहा, बस तुम्हारा भी आसरा है, मेरा पास तो कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जो बचा था आकांक्षा की शादी में खर्च कर दिया। यह बताकर वे जैसे रोहित के ऊपर एहसान लाद रहे थे। बिना दहेज की शादी हुई थी, खामखा हीन बनने की कोशिश कर रहे थे। रोहित प्रभावित नहीं हुआ, सीधे पूछा, बताइए कितना पैसा चाहिए? सुनकर आकांक्षा के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी हैरान रह गए। वे तो समझ रहे थे रोहित आसानी से नहीं मानेगा, परंतु रोहित की बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रोहित ऊपर से जितना कठोर था, अंदर से उतना ही कोमल था। किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था वह। गैर भी उसके सामने हाथ फैलाता तो वह कुछ न कुछ दे देता, परंतु वह पैसे का महत्व भी जानता था और यह भी समझता था कि बहुत निकट संबंधियों में पैसे का लेन देन कटुता को भी जन्म देता था। परंतु यहाँ मामला उल्टा था। ससुर जी पहली बार उससे कुछ मांगने आए थे, मना नहीं कर सकता था। मना कर सकता था अगर पहले से ही अपनी मुट्ठी बंद करके रखता। उसके घर में पैसे की रेल पेल थी, इसलिए रिश्तेदार गुड़ में चींटी की तरह चिपके हुए थे। पहले दिया था, अब किस मुंह से मना करता? आकांक्षा से वह कुछ भी कह सकता था, परंतु ससुर जी को कैसे मना करता? ससुर जी भी चालाक थे। उन्हें पता था आकांक्षा से बात नहीं बनेगी, इसलिए सीधे उसके पास आए थे। बेटा, 10 लाख रुपए दे देते तो छोटी सी दुकान खुल जाती। ससुर जी की वाणी में मधुरता के साथ साथ दीनता भी टपकने लगा। सासू जी ने इस बीच जबान भी नहीं खोली थी। बेटी के साथ भी कोई संवाद नहीं किया था। शायद अभी तक नाराज थी। रोहित के दिमाग में कई सारे चित्र एक साथ कौंध गए। आकांक्षा के खाते में कुछ 1 लाख रुपये होंगे जो ब्लैक से वाइट किए थे। कुछ लाख घर में पड़े थे। 10 लाख रुपये तो हो जाएंगे, परंतु कुछ दिनों पहले ही उसने कैश डाउन पर एक घर बुक किया था। अलॉट होने पर एक साथ पूरा पैसा भरना पड़ेगा। इसी साल अलॉट हो जाएगा। उसने कहा, आपने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, मना तो नहीं करूँगा, परंतु रकम छोटी नहीं है। मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं। समय सबका एक जैसा नहीं रहता। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लौटाते रहिएगा। इसे बिना ब्याज का उधार समझिएगा, दान नहीं। रोहित की स्पष्टता के साथ ससुर के चेहरे लटक गए।
परंतु कहीं बात ना बिगड़ जाए। ससुर जी ने जल्दी से बोले, अरे बेटा, यह भी कोई कहने की बात है। और इस तरह आकांक्षा के दूसरे भाई की किराने की दुकान गली में खुल गई। 3 वर्षों बाद आकांक्षा एक बेटे की माँ बनी। उसकी छठी खूब धूमधाम से मनाई गई और बेटी का चौथा जन्मदिन आया तो उसका जश्न भी एक बड़े होटल में मनाया गया। उसके बाद पता नहीं किसकी नज़र रोहित के सुखी परिवार पर पड़ गई कि उसकी शिकायत विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग में किसी ने कर दी। जांच शुरू हुई तो आकांक्षा के फर्जी कारोबार की भी जांच होने लगी। रोहित के हाथ से सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए। उसकी पोस्टिंग ऑफिस में कर दी गई। वहाँ कमाई का कोई अवसर नहीं था। वह सूखे रेगिस्तान में एक एक बंद के लिए तरसने लगा। उन दिनों घर का माहौल बीमार और थका थका सा था। हर कोने में मनहूसियत और बोझिलता थी। रोहित और आकांक्षा भी आपस में कम ही बात करते। उन्हें लगता कुछ बोलेंगे तो कहीं कुछ अप्रिय घटना न घटित हो जाए। ऐसे दिनों की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। उनके बुरे दिन थे, परंतु उनको सांत्वना और आश्वासन देने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि आकांक्षा के मम्मी पापा और भाई भी एक अटूट दूरी बनाए हुए थे। इसका स्पष्ट कारण भी था कि कहीं रोहित उनसे पैसे वापस ना मांग बैठे। इसी बीच उसका मकान बनकर तैयार हो गया और बिल्डर की तरफ 2 से पूर्ण भुगतान के लिए डिमांड नोटिस आ गई। रोहित वैसे ही परेशान था। इंक्वायरी के वजह से ऊपरी आमदनी ठप थी। अकेले वेतन से कितनी बचत होती है। आकांक्षा का हाथ पहले की तरह खुला हुआ था। हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार अपने और बच्चों के लिए खरीदारी करती ही थी। परंतु अब जब तोड़ तोड़ कर के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, ठेकेदारों ने भी उससे दूरी बना रखी थी। सच भी तो है, बिना मतलब के कोई किसी को क्यों घास डालेगा। रोहित अब हर ठेकेदार के लिए एक मामूली क्लर्क के समान था। बहुत सोच विचार कर अंत में उसने निर्णय लिया और आकांक्षा से कहा, अपने पापा से पैसों के लिए कहो, वरना मकान हाथ से निकल जाएगा। आकांक्षा ने आश्चर्य से कहा, मैं आप कहते तो शायद दे भी दे। मेरे कहने पर देंगे? तुम एक बार कहकर तो देखो, उसने जोर दिया। मैं मम्मी से कह सकती हूँ, ठीक है, उन्हीं से कहो। दूसरे दिन आकांक्षा स्वयं मम्मी के यहाँ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, मम्मी, आपको तो मालूम है इनके खिलाफ जांच चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। इसी बीच मकान का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। बकाया राशि 3 महीने के अंदर जमा करनी है। वे कह रहे थे आप अगर कुछ रुपये वापस कर दे। उसकी मम्मी ने आकांक्षा को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी थी या उसके सिर पर सींग उग गए थे। वे कड़े स्वर में बोली, हमारे पास पैसे हैं। कहाँ? आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, जो आपने लिए हैं वह वापस मांग रही हूँ। आकांक्षा ने ऐसे कहा जैसे मम्मी की बात नहीं समझी थी। मैं भी उन्हीं पैसों की बात कर रही हूँ जो तुम लोगों ने दिए थे। सब दुकान में लगा दिए, मेरे पास रखे नहीं हैं। और बिटिया, क्या हमने वापस देने के लिए मांगे थे? दामाद जी की कई पसीने की कमाई नहीं थी, घूस में लिए थे। अभी भी घूस में और कमा लेंगे क्या? आकांक्षा ने सिर में जैसे बम फटा हो। यह आप क्या कह रही हो मम्मी? हाँ, ठीक कह रही हूँ। दामाद जी की अभी लंबी नौकरी है, आज नहीं तो कल फिर से ऊपरी आमदनी वाली जगह पर लग जाएंगे। हमारा पास क्या जरिया है? कहाँ से लौटाएंगे? 2 पैसे की इनकम से घर चलाएंगे या जोड़ जोड़ कर तुम्हें लौटाएंगे? मम्मी ने साफ मना कर दिया। आकांक्षा लगभग रोआंसी हो गई। उसका मम्मी से लड़ने का मन कर रहा था, परंतु उद्वेग में उसका गला भर आया और वह केवल इतना ही कह सकी, वे मुझे घर से निकाल देंगे। उसकी तू चिंता मत कर, अभी तेरी शादी के 7 साल नहीं हुए हैं। रोहित ने अगर ऐसी कोई हिमाकत की तो उसे दहेज कानून में फंसा दूंगी। आप ऐसा करोगी? आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसलिए चुपचाप अपने घर जा और आज के बाद पैसे मांगने यहाँ मत आना। आकांक्षा के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। मस्तिष्क में आंधियां सी चल रही थी। शरीर जैसे झंझावत से डावाडोल हो रहा था।
छोटे बच्चे की गोदी में लिए जब गिरते पड़ते वह घर पहुंची तो ऐसे हाँफ रही थी जैसे किसी वीरान रेगिस्तान में उसे जंगली जानवरों ने दौड़ा दिया था, और वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर तक पहुंची थी। रोहित घर पर ही था। उसकी दशा देखकर वह समझ गया, फिर भी पूछा, उन्होंने मना कर दिया क्या? आकांक्षा ने अपने पति के चेहरे को देखा। वह बहुत मासूम और निरीह लग रहा था। आकांक्षा को उस पर तरस आया। मन हुआ उसके गले लगकर खूब रोले, परंतु वह केवल इतना ही कह सकी, हाँ मैं जानता था यही होगा। पैसा ऐसा है कि वह रिश्तों को बनाता कम बिगाड़ता ज़्यादा है। यही बात मैं सदा तुमसे कहता था। हाँ, आज मैं समझ गई हूँ कि पैसे के आगे सगे माँ बाप भी कैसे पराये हो जाते हैं। पराये तो फिर भी पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन अपने कभी नहीं करते। पैसे के लिए वे ईमान, धर्म और रिश्ते सब खराब कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे? उसने रुआंसे स्वर में पूछा। मैं तो किसी न किसी प्रकार पैसे का प्रबंध कर लूँगा, परंतु आज एक प्रण लेता हूँ, चाहे कोई कितनी भी बड़ा लालच दे, मैं घूस के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे मासूम बच्चों पर उस पैसों की छाया पड़े और वे बिगड़ जाए। रिश्ते बिगड़ गए तो कोई बात नहीं, फिर बन जाएंगे, परंतु अगर औलाद खराब निकल गई तो जीवन भर का रोना रहेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। पैसे के कितने रंग होते हैं मैंने देख लिए। यह कैसे लोगों के मन में पाप भरता है यह भी देख लिया। यह सुख कम दुख ज़्यादा देता है। हाँ चलो उठो, आज से हम एक नया जीवन आरंभ करेंगे। उसने आकांक्षा की गोदी से छोटे मुन्ने को ले लिया। आकांक्षा ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसके सारे झंझावात मिट चुके थे।